और फिर से एक नए लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे पिस्सीकल्चर, और पिस्सीकल्चर के अंदर चल रहा था मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, यानी फिश कल्चर प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है इसी का डिटेल आपको देना था। दोस्तों, जो फिश कल्चर प्रोग्राम होता है इसके पहले भी मैंने कई बार बता दिया है कि यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है और इसमें 5 तरह के तालाब पढ़ने होते हैं और 5 तरह के तालाब के अंदर ही सारा डिटेल आपको दे दिया जाता है। यानी फिश कल्चर प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है ये 5 तरह के तालाब को पढ़ते समय सारी चीज़ें आपको बता दिया जाता है। वो 5 तरह के तालाब इस प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो ब्रीडिंग पॉन्ड होता है, दूसरा हैचिंग पॉन्ड, तीसरा नर्सरी पॉन्ड और चौथा रियरिंग पॉन्ड, 5वां स्टॉकिंग पॉन्ड होता है। तो 3 तरह के तालाब इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। जो पहला तालाब डिस्क्राइब किया है ब्रीडिंग पॉन्ड, और दूसरा हैचिंग पिट्स यानी हैचिंग पॉन्ड, और तीसरा नर्सरी पॉन्ड। ये तीनों मैंने पहले बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के देख लीजिए, तभी आप ये पॉन्ड आगे जो पॉन्ड मैं बताऊंगा 2 तरह का उसे आप समझ पाएंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर पिस्सीकल्चर से संबंधित डाल दिया है। क्रम से आप 1, 2, 3 लेक्चर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम आपको बचे हुए 2 तरह के तालाब के बारे में बताएंगे। रियरिंग पॉन्ड क्या होता है और रियरिंग पॉन्ड की गहराई कितनी होती है, क्या इसकी विशेषता होती है, और नर्सरी पॉन्ड के बाद रियरिंग पॉन्ड में जो मछलियों के बच्चों को ट्रांसफ़र करेंगे उनको क्या नाम देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर बताएंगे जब रियरिंग पॉन्ड में बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या सावधानी रखते हुए आप स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और स्टॉकिंग पॉन्ड में क्या सावधानी होनी चाहिए, किस प्रकार के फूड मटेरियल मछली के बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए, ये सारा डिटेल हम आपको इसके अंदर बताएंगे। और लास्ट में हम ये बताएंगे कि हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है मछलियों को, यानी हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। और सबसे लास्ट में 5 तरह के जो तालाब इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है उसका सारांश हम इस फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे। और फिगर भी आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, फिगर को कैसे समझना है और क्या इसका मतलब है, सारा डिटेल भी हम आपको लास्ट में देंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चौथे तरह का तालाब है उसका नाम है रियरिंग पॉन्ड। अब रियरिंग पॉन्ड जो होता है वो साइज में देखिए पतला होता है लेकिन लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जो मछली के बच्चे होते हैं वो पहले तो ब्रीडिंग पॉन्ड होता है, ब्रीडिंग पॉन्ड में ब्रीडिंग होती है, यानी कि मेल फीमेल फिश जो है ब्रीडिंग करते हैं और एग फर्टिलाइज करते हैं। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हैचिंग पिट्स में डाल देते हैं। हैचिंग पिट्स में जब हैच कर जाते हैं तो उसको नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। एग को हैच करने के बाद जो छोटे बच्चे निकलते हैं, यानी हैच करने के बाद तुरंत जो बच्चे निकलते हैं उनको फ्राइज बोलते हैं, फ्राई। और फिर इसके बाद जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं नर्सरी पॉन्ड से आप रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है, उसको अब फिंगर लिंक्स कहने लगेंगे। तो फिंगर लिंक्स जो होते हैं मछली के थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, उनकी गुड हेल्थ हो, यानी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और उनका वेट अच्छा हो, इसके लिए जो है उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। इसलिए जो रियरिंग पॉन्ड बनाया जाता है वो पतला होता है लेकिन लंबा बनाया जाता है, ताकि लंबे तालाब में मछलियां अच्छे से तैर सकें। और इसकी कितनी गहराई होती है ये भी हम अभी आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखिए आपको क्या लिखना है, ध्यान से आप लोग समझिए। पहले देखिए आपको हेडिंग डाल देना है चौथे तरह का तालाब जिसका नाम है रियरिंग पॉन्ड, और इसमें लिखना है फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ फिंगरलिंग्स। मैंने अभी बताया आपको फिंगरलिंग्स क्या है। ये मछली के थोड़ा बड़े बच्चे हैं, एग हैच करने के बाद जो तुरंत बच्चे निकलते हैं उनको फ्राइज बोलते हैं, और जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फिंगर लिंक्स बोलते हैं। तो देखिए फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, अच्छी हेल्थ हो और अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए फिंगर लिंक्स को द एक्सरसाइज इज इसेंशियल, यानी उनको एक्सरसाइज करना जरूरी होता है इनसाइड द रियरिंग पॉन्ड, यानी रियरिंग पॉन्ड के अंदर। फिर आगे देखिए क्या है। मतलब इस प्रकार रियरिंग पॉन्ड आर लॉन्गर एंड नैरोअर। इस प्रकार रियरिंग पॉन्ड जो है वो लॉन्गर यानी लंबा होना चाहिए, एंड नैरोअर का मतलब पतला होना चाहिए। फिगर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे जो इधर मैंने ग्रीन कलर से डॉटेड किया हुआ है, पतला पतला लंबा लंबा तालाब बनाया हुआ है, ये रियरिंग पॉन्ड है। तो ये नैरोअर यानी पतला होना चाहिए, और
लॉन्गर यानी कि लंबा होना चाहिए। टू प्रोवाइड जो प्रदान करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब लंबी दूरी प्रदान करते हैं। फॉर स्विमिंग टू फिंगरलिंग्स यानी कि जो मछली के थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं जो रियरिंग पॉन्ड में अभी ट्रांसफ़र किए गए हैं फिंगरलिंग्स, उनको तैरने के लिए लंबी दूरी प्रदान करता है ये तालाब यानी कि रियरिंग पॉन्ड। द रियरिंग पॉन्ड शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिकेंट एंड प्रीडेटर्स। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि जो हैचिंग पिट्स के बाद नर्सरी पॉन्ड होते हैं वो भी प्रीडेटर से फ्री होना चाहिए, और इसके बाद रियरिंग पॉन्ड भी प्रीडेटर से फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें प्रीडेटर नहीं होना चाहिए। और टॉक्सिकेंट का मतलब उसमें कुछ अगर जहरीली चीज़ें हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद द डेप्थ ऑफ पॉन्ड शुड बी अबाउट 6 फीट। आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा गया है कि रियरिंग पॉन्ड की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 6 फीट होनी चाहिए यानी कि 6 फुट होनी चाहिए। इसके बाद इट कंटेन न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल, इसके अंदर जो न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल होना चाहिए यानी पोषक फूड मटेरियल, पोषक भोज्य पदार्थ कहेंगे आप, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ फिंगरलिंग्स। तालाब के अंदर जो न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल होना चाहिए वह क्या पॉपुलेशन है फिंगरलिंग्स की, इसी हिसाब से होना चाहिए। यानी पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है और आप फूड मटेरियल कम डालेंगे तो उनको अच्छे से भोजन नहीं प्रोवाइड हो पाएगा और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, कभी कभी तो डेथ भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसके बाद देखिए, एज फिंगरलिंग्स अटेन द लेंथ ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर, ज्यों ही मछली यानी कि फिंगरलिंग्स मछली के बच्चे अटेन का मतलब प्राप्त कर लेते हैं, लेंथ यानी कि लंबाई अबाउट 20 सेंटीमीटर, यानी जैसे ही वह 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, दे शुड बी ट्रांसफर्ड, उन्हें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए टू अदर टाइप ऑफ पॉन्ड, एक अलग तरह के पॉन्ड में कॉल्ड एज स्टॉकिंग पॉन्ड, जिसे क्या कहेंगे स्टॉकिंग पॉन्ड। यानी ज्यों ही मछली के बच्चे 20 सेंटीमीटर की साइज प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अगले तरह के तालाब में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, जिन्हें आप क्या कहेंगे स्टॉकिंग पॉन्ड यानी आखिरी तरह का तालाब। अब ट्रांसफ़र करने की विधि क्या है, देखिए एक बार इसको आप समराइज कर लीजिए फिर से कि अच्छी ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए फिंगरलिंग्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अब एक्सरसाइज के लिए अगर आप चौकोर छोटा तालाब बनाएंगे तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो अच्छी ग्रोथ और अच्छी हेल्थ नहीं होगी। इसलिए तालाब को थोड़ा पतला ही बनाया जाता है लेकिन लंबा बनाया जाता है, ताकि यहाँ से स्पीड से तैरती हुई मछलियाँ आगे बढ़ें और फिर उधर से मुड़कर तैरती हुई आएँ। तो लंबा तालाब रहेगा तभी ये तैर पाएंगी। और इन्हें प्रीडेटर से फ्री होना चाहिए, यानी कोई उसमें शिकारी मछली नहीं होना चाहिए या फिर कोई शिकारी जानवर नहीं होना चाहिए जो बच्चों को खा जाए। और टॉक्सिकेंट यानी कि जहरीले पदार्थों से भी फ्री होना चाहिए। इसकी गहराई 6 फीट होनी चाहिए और ज्यों ही मछली के बच्चे 20 सेंटीमीटर की साइज प्राप्त कर लेते हैं त्यों ही उन्हें अगले तरह के तालाब में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिसे स्टॉकिंग पॉन्ड कहते हैं। तो नीचे अभी हम स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसके पहले ट्रांसफ़र करने के पीछे कुछ सावधानियां होती हैं तो इन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ फिंगरलिंग्स इन स्टॉकिंग पॉन्ड, यानी फिंगरलिंग्स को स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करने में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए और कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इसे आपको समझना है। देखिए, The fingerlings are transferred from rearing pond to stocking pond in container of 1000 लीटर कैपेसिटी। देखिए, जब फिंगरलिंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम रियरिंग पॉन्ड टू स्टॉकिंग पॉन्ड, यानी रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में, रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में, तो कैसे किया जाता है? तो एक कंटेनर के माध्यम से किया जाता है जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1000 लीटर जरूर होनी चाहिए। अगर उसकी कैपेसिटी कम रहेगी, 1000 लीटर से कम रहेगी, जैसे मान लीजिए कि 500 लीटर का है, तो उसमें क्या होगा कि पानी कम आएगा और जब कम पानी रहेगा तो मछलियों को उसमें सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी और डेथ होने का चांस रहता है। इसलिए उसकी कैपेसिटी कम से कम 1000 लीटर होनी चाहिए जिस कंटेनर में भर के आप ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, ये क्या है, रियरिंग पॉन्ड है और ये स्टॉकिंग पॉन्ड है। इस पॉन्ड से मछलियों को ट्रांसफ़र करना है आपको इस पॉन्ड में, यानी स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो 1000 लीटर का टैंक होता है, उसी में भर करके मछलियों को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, साथ साथ उसमें पानी भी होता है। और देखिए, दिस कंटेनर इंटरनली लाइंड बाई फोम
जो कंटेनर होता है, मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप भर करके रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये लाइन मतलब अंदर एक परत होनी चाहिए, अंदर एक परत चढ़ी होनी चाहिए। तो आपने क्या लिखा, लाइंड बाई फोम, फोम की अंदर एक परत होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, टू एवॉइड फिजिकल इंजरी, जो फिजिकल इंजरी से रोकता है, यानी मछली के शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई इंजरी ना हो, कोई क्षति ना हो, यानी कि उन्हें चोट न लगे, इसलिए अंदर का जो पार्ट होता है उसे फोम का बनाया जाता है। आगे देखिए, एरेशन ऑफ टैंक इज इसेंशियल, यानी कि जो टैंक होता है उसमें एरेशन की सुविधा जरूर होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से अगर आप इसे पैक कर देंगे या एरेशन की सुविधा अंदर नहीं रहेगी, यानी पानी लगातार हवा का आदान प्रदान नहीं, अंदर हवा नहीं जाएगी, तो मछलियों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए एरेशन ऑफ टैंक इज इसेंशियल ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के समय टैंक के अंदर एरेशन की सुविधा होनी चाहिए। सम टाइम सम डिजीज एंड पैरासाइट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड एलॉन्ग विथ फिंगर लिंक्स। देखिए, कभी कभी जब आप रियरिंग पॉन्ड से मछलियों को स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके साथ कुछ पैरासाइट और कुछ बीमारियां भी चली जाती हैं। तो इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाता है, टू अवॉइड दीज पैरासाइट, इस पैरासाइट को रोकने के लिए यूज द एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, जिसमें मैंने नाम भी लिख दिया है। पहला है मेथिल ब्लू, दूसरा कॉपर सल्फेट और तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट, और एक और मैंने लिखा है फार्मेलिन ETC। यानी कि अगर आप इस तरह के रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं तो उनके साथ जाने वाले पैरासाइट मर जाएंगे और अगले तालाब में केवल मछलियां ही ट्रांसफ़र होंगी, उनके साथ बीमारी या किसी प्रकार के पैरासाइट ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें आपको क्या सीखना है, पहले तो ये जान लेना है कि जिस कंटेनर से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में, उसका जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 1000 लीटर होनी चाहिए, यानी कि बड़ी कैपेसिटी होनी चाहिए। और अंदर मछलियों को चोट न लगे, कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए जो टैंक होता है, उस कंटेनर होता है, उसके अंदर फोम लगा देना चाहिए। और इसके बाद फिर मछलियों को ट्रांसफ़र करते समय उसमें कुछ बीमारी व पैरासाइट भी, परजीवी भी चले जाते हैं, इसलिए कुछ रासायनिक पदार्थ यानी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, जिससे बीमारी न जा करके केवल मछलियों के बच्चों को ही ट्रांसफ़र किया जा सके। आगे देखिए है स्टॉकिंग पॉन्ड, यानी अब रियरिंग पॉन्ड से आप स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टॉकिंग पॉन्ड में आप क्या लिखेंगे, द स्टॉकिंग पॉन्ड शुड बी क्लीन्ड ऑफ वीड्स एंड पेटरी फिशेस। स्टॉकिंग पॉन्ड भी जो है वीड्स यानी घासों से, और इसके अलावा वीड्स का मतलब क्या, घास, वीड मतलब घास, वीड्स मतलब बहुत सारी घासें, बहुत ज़्यादा उसमें घास नहीं होना चाहिए, और इसके बाद प्रीडेटरी फिश भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सफिशियंट फूड इज इसेंशियल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ फिशेस इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में बहुत ज़्यादा यानी सफिशियंट अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अब मछली के बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब इन्हें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, और संख्या तो अधिक है ही, तो साइज भी बढ़ गई है, तो इसलिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। हैंस प्रॉपर मैन्योरिंग शुड बी डन टू इंक्रीज द, इसलिए प्रॉपर मैन्योरिंग यानी कि लगातार खाद डालते रहना है, मैन्योरिंग करते रहना है। मैन्योर में क्या होगा अभी मैं आगे बताऊंगा। मैन्योरिंग शुड बी डन यानी मैन्योरिंग करते रहना है, मैन्योरिंग होती रहनी चाहिए। इंक्रीज द, जिससे क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ जू प्लैंकटन, जिससे इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन किसका, जू प्लैंकटन का, यानी जू प्लैंकटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फिशेस नॉट एबल टू फीड प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ फूड मटेरियल, अधिक संख्या में जो मछलियां हैं वो भोजन की कमी में अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली भोजन नहीं ले पाएंगे। फिर देखिए क्या है, फॉर द प्रॉपर ऑर्गेनिक मैन्योरिंग यूज ऑफ काउ डंग इज बेस्ट। अच्छे से प्रॉपर मैन्योरिंग करते रहने के लिए गाय का गोबर बेस्ट होता है। इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर आर आल्सो यूज, मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल भी इसके साथ यूज किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि जो अकार्बनिक रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका भी प्रयोग करते रहना चाहिए। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि सुपर फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, इन सभी रासायनिक पदार्थों का गाय के गोबर के साथ यूज किया जाता है।
फिर आपको लिख देना है द पाउडर्ड राइस यानी कि पिसा हुआ चावल, पैडी धान, आयल केक किसे कहते हैं, मतलब सरसों वगैरह जब पेरवाते हैं तो तेल अलग गिर जाता है और एक तरफ खरी गिरती है, उसी खरी को आयल केक बोलते हैं। तो आयल केक और कोकोनट, इसके बाद फिर मस्टर्ड यानी कि सरसों और ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, ETC आर कॉमनली यूज एज आर्टिफिशियल फूड इत्यादि, यानी इन सभी को आर्टिफिशियल फूड के रूप में यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल फूड के रूप में देखिए क्या क्या है, पाउडर्ड राइस यानी पिसा हुआ चावल, पैडी धान, आयल केक यानी खरी, कोकोनट यानी गरी, और इसके बाद मस्टर्ड सरसों, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, इन सभी का आर्टिफिशियल फूड के रूप में यूज किया जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर फीडिंग ऑफ फिशेस इज मॉर्निंग आवर्स, यानी कि मछलियों को भोजन खिलाने का जो सबसे बेस्ट समय होता है वह सुबह के कुछ घंटों में होता है, यानी कि सुबह 2-3 घंटों के अंदर मछलियों को भोजन करा देना चाहिए। इसके बाद द क्वालिटी ऑफ फूड शुड नॉट बी चेंज सडनली, यानी भोजन की जो क्वालिटी है उन्हें एकाएक परिवर्तित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मछलियों को हम लोगों की तरह से ज्ञान नहीं होता है कि हम अगर दूसरे तरह का भोजन एकाएक ज़्यादा कर लेंगे तो हमारे डाइजेशन पर असर पड़ेगा और मछलियों को दिक्कत हो सकती है। उनके पास ये तो जानकारी है नहीं, तो ये जानकारी मानव को ही रखना पड़ता है कि एकाएक यानी कि अचानक भोजन की क्वालिटी को परिवर्तित नहीं करना है। When fishes attain maximum length and weight they should be harvested, जब जो है मछली मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक लेंथ अटेन कर ले, प्राप्त कर ले, और अधिक से अधिक वेट प्राप्त कर ले तो उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। यानी जब उनकी मैक्सिमम साइज हो जाती है, मैक्सिमम वेट हो जाता है, तो इसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ने के बाद कोई लाभ नहीं है बल्कि घाटा ही है। अब जितने दिनों तक उस तालाब में रहेंगी उतने दिन आपको भोजन खिलाना पड़ेगा, और एक दिन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा भोजन खा जाती हैं। इसलिए जब वो मैक्सिमम ग्रोथ और वेट यानी मैक्सिमम उनकी लंबाई और मैक्सिमम वजन हो जाता है तो उन्हें जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट करके मार्केटिंग कर देना चाहिए। मछलियों को हार्वेस्टिंग करने से क्या मतलब है ये समझ लीजिए सभी लोग। अब लास्ट में हेडिंग डाल देंगे क्या, हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसल की कटाई करना। जैसे अगर गेहूं तैयार हो गया तो उसे काट लेना हार्वेस्टिंग है, गन्ना तैयार हो गया तो उसे काट लेना हार्वेस्टिंग है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब काटना होता है, लेकिन अनदर फसलों की केस में। अब जो मछली की फसल होती है तो आप लोग ये ना समझें कि मछली को काटना हार्वेस्टिंग है, बल्कि मछलियों को तालाब से पकड़ लेना जाल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, हालांकि फिशिंग करने का तरीका हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मछलियों को काटने से मतलब नहीं है, बल्कि मछलियों को तालाब से पकड़ लेना, मार्केटिंग के लिए सप्लाई कर देना, ये हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो देखिए हार्वेस्टिंग इज डन टू कैप्चर द फिशेस फ्रॉम वाटर। हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, तो मछलियों को कैप्चर यानी पकड़ लिया जाता है फ्रॉम वाटर मतलब पानी से। द वेल ग्रोन फिशेस आर टेकन आउट फॉर मार्केटिंग, अच्छी तरह से ग्रो कर गई मछलियों को बाहर निकाल दिया जाता है मार्केटिंग के लिए। एंड स्मॉलर वंस आर अगेन रिलीज इनटू स्टॉकिंग पॉन्ड फॉर देयर ग्रोथ, और इसके बाद स्मॉलर वंस छोटी मछलियों को एक बार फिर से यानी कि अगेन पुनः रिलीज इनटू स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है फॉर देयर ग्रोथ यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए। देखिए जब मछली पकड़ी जाती है यानी उसकी फिशिंग किया जाता है तो बड़ी मछलियों के साथ साथ कुछ छोटी मछलियां भी उसमें पकड़ा जाती हैं। तो बड़ी मछलियों को मार्केटिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन छोटी मछलियों को एक बार फिर से स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है ताकि उनकी पुनः ग्रोथ हो सके। अभी तो मॉडर्न में ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा मछलियों को पकड़ा जाता है कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ाएंगे ही नहीं, वो जाल से छूट जाती हैं, बड़ी मछलियां ही पकड़ाती हैं। तो ये काम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज के समय में ऐसे जाल का उपयोग किया जा रहा है। तो आप पूरी तरह से सभी तालाब के बारे में क्या लिखना है ये आप समझ गए, लेकिन इस फिगर में क्या दिखाया गया है और कैसे आपको इसे एग्जाम में बनाना है इसको समझ लीजिए। देखिए आप एग्जाम में इस तरह का फिगर ड्रा कर देंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये जो है एक फिश फार्म बनाया गया है, सुटेबल फिश फार्म, यानी किस तरह के तालाब को फार्म के अंदर कहाँ पर बनाना है, इसी का डिटेल आपको यहाँ पर समझाया गया है। देखिए यहाँ पर एक जो है नाली बनाई गई है, ये नाली
पक्की नाली होती है, अभी आजकल के समय में पक्की नाली बना दिया जाता है, यहाँ से पानी को एंट्री कराया जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चौकोर नाली बनाई गई है, इसके अंदर भी पानी है, एक कैनाल बनाई गई है नहर की तरह से, इसके अंदर भी पानी है। और यहाँ से देखिए पानी को इस प्रकार यहाँ से सप्लाई करते हुए और इधर से भी सप्लाई किया जाता है और लास्ट में यहाँ से पानी को निकाल दिया जाता है। अब तालाब को कैसे व्यवस्थित करते हैं, देखिए जो सबसे पहले इधर जो है ऊपर साइड में यहाँ पर बनाया गया है ए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ब्रीडिंग पॉन्ड। तो ये आप यहाँ पर 2 ब्रीडिंग पॉन्ड बना देंगे एग्जाम में। सबसे पहले एग्जाम में तो आप ये चौकोर वाला पोर्शन बना देंगे, यहाँ से पानी एंट्री कराने के लिए बना देंगे और फिर 2 तरफ से पानी को सप्लाई करने की व्यवस्था बनाएंगे और नीचे से ले जा करके और ऊपर का भी पानी इधर की तरफ आप निकाल देंगे। ये फिगर बनाने के बाद आप 2 यहाँ पर सबसे पहले ब्रीडिंग पॉन्ड बना देंगे। ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या होता है, मछलियाँ ब्रीडिंग करती हैं और ब्रीडिंग करने के बाद इसी पॉन्ड में फिश सीड तैयार होता है। फिश सीड का मतलब फर्टिलाइज्ड एग तैयार होता है और इसको बेंची जाल, मैंने वीडियो में पहले वाले वीडियो में बताया है कि बेंची जाल के द्वारा इसे कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट करके इसको जो है दूसरे तरह के तालाब यानी हैचिंग पिट्स में छोड़ दिया जाता है। ये देखिए हैचिंग पिट्स है, फर्टिलाइज्ड एग को इसमें ला करके छोड़ते हैं तो एग हैच कर जाते हैं। एग हैच करने के बाद जो बच्चे निकलते हैं उनको फ्राइज बोलते हैं, ये भी मैंने पीछे बता दिया है वीडियो में। तो अब दूसरे तरह के तालाब से अब जब अंडे हैच कर जाते हैं तो फिर तीसरे तरह के तालाब में छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए सी लिखा गया है नर्सरी पॉन्ड, यानी पहला ब्रीडिंग पॉन्ड, दूसरा हैचिंग पिट्स और तीसरा क्या है नर्सरी पॉन्ड। यहाँ देखिए नर्सरी पॉन्ड की संख्या थोड़ा अधिक है और हैचिंग पिट्स की संख्या उससे भी अधिक है। अब देखिए जो तीसरा नर्सरी पॉन्ड है इसमें बच्चे थोड़ा और बढ़ जाएंगे, तब इन्हें फिश फ्राइज के अलावा अब इन्हें आप फिंगर लिंक्स कहेंगे, यानी कि फ्राइज से अब क्या हो जाएंगे, फिंगर लिंक्स हो जाएंगे। चौथे तरह के तालाब में इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिसे रियरिंग पॉन्ड कहेंगे। ये देखिए लंबे होने चाहिए और पतले होने चाहिए ताकि मछलियाँ इसमें एक्सरसाइज कर सकें। अब जो चौथे तरह का तालाब है रियरिंग पॉन्ड, इसमें जब मछलियों की थोड़ा और ग्रोथ हो जाएगी तो अब लास्ट में इसे आप स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ देंगे। स्टॉकिंग पॉन्ड में पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है और इन्हें अब हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कभी कभी यहाँ पर अलग एक और तालाब बना दिया जाता है जिसको मार्केटिंग पॉन्ड कहते हैं, यानी कि यहाँ से मछलियाँ पकड़ करके मार्केटिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है और यहाँ से बेचते हैं। लेकिन आप स्टॉकिंग पॉन्ड से डायरेक्ट भी सप्लाई कर सकते हैं, एक अलग तरह के तालाब बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक नेक्स्ट और भी तालाब बना सकते हैं ताकि स्टॉकिंग पॉन्ड से मछलियों को मार्केटिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर सके और वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा पिस्सी कल्चर का मैनेजमेंट है, यानी फिश कल्चर को मैनेज करने का तरीका है। तो दोस्तों आशा है कि आप पूरा फिश कल्चर को कैसे मैनेज करना है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।